कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। ये जो क्लासेज हैं बच्चों आपकी, ये ईओ की जीएस क्लासेज होंगी, ठीक है। यानी जो आपका ईओ का एग्जाम है उसमें सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है, आप लोग चेक करिएगा। वो दिया है जीएस के अंदर कृषि, जो कि प्योर 10 नंबर का दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टारगेट लेके चलते कि ये 10 नंबर हम कैसे भी अपना क्या कर लें, अपने कब्जे में ले लें। इसी तरीके से जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो मैं आपको करा दूंगा। सोचो 26 नवंबर को एग्जाम है, अभी 10 अक्टूबर है, और ऐसे अगर हमने 10-12 टॉपिक भी कवर कर लिए तो 10-12 में उसने एक टॉपिक 10 नंबर से कम का नहीं दिया, 120-130 नंबर के हमारे जीएस के टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। हिंदी आपको आती है, हिंदी आपने पढ़ी, वही बेसिक जीएस है। आरओ के लिए मैथ्स रीजनिंग हम 26 नवंबर की बात करेंगे। करंट अफेयर की क्लासेस हमारी चलती रहेंगी। उत्तराखंड कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, उत्तराखंड आप देखते रहना। इसके अलावा होमवर्क की क्लासेस में आपको जीएस के रिवीजन टॉपिक दे देंगे, ये टॉपिक आपके जीएस में भी कवर होंगे, ठीक है। आरओ के एग्जाम के लिए जीएस में भी कवर होंगे। देखना, सबसे पहले उसने कृषि में जो टॉपिक में सिलेबस लिखा है, भारतीय कृषि फसल, पीली क्रांति, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, ये टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे कृषि क्षेत्र का प्रभाव क्या पड़ा, कैसे पड़ा, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले, क्योंकि ज्यादा डिटेल भी नहीं पढ़ सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर जो भारत में उसने फसलें लिखी हैं बच्चों, 3 प्रकार के यहाँ पे फसल देखने को मिलती हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले लिखो आप खरीफ की फसलें, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या आना है, फैक्ट ही आना है, खरीफ फसल, ठीक है। खरीफ की फसलों का मतलब होता है ये किस टाइम पे बोई जाती है बच्चों, जो ग्रीष्म मानसून होता है। यानी ग्रीष्म मानसून का मतलब होता है जुलाई से अक्टूबर, ठीक है। तो खरीफ की जो फसलें होती है बच्चों, इसको बोने का समय होता है जुलाई से अक्टूबर, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जुलाई से अक्टूबर का जो टाइम होता है वो कहलाता है ग्रीष्म मानसून, ग्रीष्म मानसून का समय कहलाता है, या इसी को बोलते हैं दक्षिण पूर्वी मानसून, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी जो मतलब ये आपका आता है ना, जो केरला के तट से होते हुए आता है, इन दक्षिण पश्चिम मानसून इसको बोला जाता है। यानी ये जो फसल है ये कब बोई जाती है अगर पूछता है, तो ये बोई जाती है बच्चों जुलाई से अक्टूबर के मिड के बीच इस फसल होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इसका सीधा सीधा संबंध होता है। अब आपसे ये सारे डिटेल नहीं पूछने वाला, आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा कि भारत में प्रमुख रूप से कौन सी खरीफ की फसलें हैं। तो ध्यान से समझना इस चीज को, जो भारत में प्रमुख खरीफ की फसलें हैं बच्चों, एक है आपका चावल जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है, ज्वार, ये सब इसी टाइम पे बोई जाते हैं, ठीक है। बाजरा, मक्का, कपास, तिल, सब लिखो, बाजरा, मक्का, कपास, तिल मतलब तिलहन जो होता है, ठीक है। ये सब के सब क्या है अपने आप में खरीफ की फसलें, यानी चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तिल। इसके अलावा गन्ना, सोयाबीन और मूंगफली, इतना काफी है, ठीक है। गन्ना, सोयाबीन और मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन और मूंगफली, ये क्या है बच्चों, आदि कर दो। अगर कभी आपसे पूछता है कि खरीफ की फसल कौन सी है, तो आपको खुद दिमाग लगाना होगा। देखो, क्योंकि जुलाई से अक्टूबर यानी दक्षिण पश्चिम मानसून यानी बारिश का समय है, तो इसको तो बहुत पानी चाहिए। ये चावल ही मेन इसकी सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट फसल है, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना ही है बच्चों, पढ़ने के अलावा कोई तरीका नहीं, खुद ही देख लेना आप इनमें से कौन कौन सी चीजें खाने में ज्यादा प्रयोग करते हो, ये नहीं करते हो, ये कम करते हो, ये कभी कभी खा लिया तो खा लिया इस टाइम पे, ठीक है, ये करते नहीं हो, ये ज्यादा, ये तिल तो खाने वाला ही हुआ। गन्ना भी कितना खाते हो आपको पता ही है, सोयाबीन, ये सब लिमिटेड चीजें हैं मतलब, ठीक है। तो ऐसे समझना। इसके अलावा जो लिमिटेड आप यूज करते हो अपने खाने पीने में, तो वही चीज आपकी किसके अंदर आती है, खरीफ की फसल के अंदर आती है, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चों सेकंड होता है, वो जो फसल के अंदर टॉपिक दिया उसने, रबी की फसल, ठीक है, रबी की फसलें, यानी रबी फसलें, ये जो बोई जाती है बच्चों इसके बाद, यानी अक्टूबर के बाद शुरू होती है। अर्थात रबी की जो फसल है बच्चों वो अक्टूबर से मार्च तक रहती है, और उत्तर पूर्वी या शीत मानसून पे डिपेंड करती है, ठीक है। देखो, ये कब के बीच बोई जाती है, अक्टूबर से मार्च के बीच, ठीक है। इस टाइम पे जो चलता है बच्चों शीत मानसून, या इसी को बोलते हैं उत्तरी मानसून, ठीक है। शीत मानसून यानी जहां ठंडियों में बारिश होती है बेसिकली, यानी उत्तर भारत में जो ठंडियों की बारिश होती है, या दक्षिण भारत में जो बारिश होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, ठीक है, उत्तर पूर्व मानसून बोलते हैं इसको, जो लौटता हुआ मानसून है। जब मानसून लौट रहा होता है उस समय जो फसलें बोई जाती हैं वो रबी की फसल के अंदर आती हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं बच्चों वो कौन से हैं, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ठीक है। लिखो, गेहूं सबसे महत्वपूर्ण फसल यही है इसकी, ठीक है, गेहूं, जौ, चना, मटर, ठीक है।
गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों, ये सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसकी कौन सी? रबी की फसल के अंदर आती है, ठीक है। आदि बाकी आप लोग देखते रहना, आपके पास जो भी किताब होगी जहां से भी आप पढ़ते हो उसमें आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और फसल होती है बच्चों, उसको बोलते हैं जायद फसलें, ठीक है। वो इनके बीज बोई जाती हैं, ठीक है। जायद फसलें क्या होती हैं? जायद ये होती है बच्चों मार्च से जून के मध्य, ठीक है। मार्च जून लिखा होगा, मार्च अप्रैल लिखा होगा, कहीं ना कहीं मार्च से जून के बीच जायद की फसलें रहती हैं। इसमें वही आती है, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी है, खीरा है, इस टाइप की जो फसल होती है वो किस में आती है? जायद की फसल। तो जायद की फसल के एग्जाम्पल लिखो, खीरा, तरबूज, खरबूज, सूरजमुखी, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। देखो खीरा, तरबूज, खरबूज, सूरजमुखी, ये सब किसके अंदर आती है बच्चों? जायद की फसलों के अंदर आती है। आदि कर दो। तो ये 3 प्रकार की, उसने पहला टॉपिक लिखा हुआ है फसलें। फसलों के अंदर ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट करके लिखो, भारत में कृषि फसल वर्ष कब से कब तक होता है? कृषि फसल वर्ष भारत में जुलाई से बच्चों 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, ठीक है। जैसे वित्त वर्ष आप पढ़ते हो ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, कृषि फसल वर्ष जो होता है जुलाई से जून चलता है। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि भारत की जो कृषि है बच्चों वो बेसिकली क्या है? मानसून पे डिपेंड करती है, और मानसून पे डिपेंड करती है जो कि जुलाई के आसपास से भारत में अच्छी खासी बारिश होती है। तो अगर हम पहले कृषि वर्ष को अलग समय में लेंगे तो हम उत्पादन की चीज उसे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे वहां जब पूरे उसके सर्वे करेंगे तो कई प्रोडक्ट तो ऐसे होंगे कृषि जिसका उस टाइम पे फसल तैयारी नहीं होगी, तो हम अर्थव्यवस्था में, कृषि अर्थव्यवस्था में उसको शामिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने क्या किया? जुलाई से जून के मिड में इसको रखा। अब उसने 3 क्रांतियां दी हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हाईलाइट भी करते रहना। उसने पहली क्रांति दी है श्वेत क्रांति। 3 क्रांतियां उसने दी हैं श्वेत क्रांति, इसमें हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, इसके अलावा भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, ये सब पढ़ेंगे। 10 नंबर आपके पक जाएंगे, यानी 3 क्लासेज, एक आज 2 क्लासेज इसके बाद, 3 दिन की क्लासेज में हमारा ये 10 नंबर तैयार हो जाएगा। इसके बाद एक ऐसा सेक्शन देखेंगे जहां फिर आपको डर लगी हुई एयू के एग्जाम में ये है वो है कैसे होगा करके, ठीक है। देखिए श्वेत क्रांति का मतलब सीधे सीधे है भारत को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, भारत को वैश्विक पटल पे पहला सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राष्ट्र बनाना, इस चीज से संबंधित है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का सीधा सीधा मतलब है बच्चों दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, डेयरी के लिए, ठीक है। अगर पूछता है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत में कौन सी क्रांति चलाएगी? दुग्ध उत्पादन मतलब ये श्वेत क्रांति। इसके अंतर्गत एक ऑपरेशन चलाया गया जिसको बोला गया ऑपरेशन फ्लड। अगर कभी ये पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस चीज से है, ठीक है, क्या बोलोगे? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो डिपेंड है बच्चों, ये किस चीज से संबंधित है? ये भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है। कभी क्वेश्चन आएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस चीज से है? श्वेत क्रांति से है, और इसका सीधा सीधा इसको प्रारंभ किया गया था वर्ष 1970 में, ठीक है। 1970 में भारत को दुग्ध उत्पादन में विश्व का सबसे नंबर 1 कंट्री बनाना, भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण आय को बढ़ाना, यानी जो इसमें, और जो दुग्ध उत्पादन से लगे हुए किसान हैं जो हमारे इस पे काम करते हैं उनको सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव जो कमिटीज हैं उनके माध्यम से एक उचित बाजार उपलब्ध कराना, उनको अच्छी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना, ये सब चीज को देखते हुए भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत वर्ष 1970 में की गई थी, ठीक है। श्वेत क्रांति के जो फादर हैं बच्चों भारतीय राष्ट्रीय भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इनका पिता या जनक कहा जाता है, ठीक है। देखो भारत में श्वेत क्रांति के जनक लिखो, जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। यानी जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है उस टाइम पे क्या थे बच्चों? भारतीय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो इन्हीं के प्रयासों से भारत में क्या हुआ था बच्चों? श्वेत क्रांति का शुरू हुआ था, ठीक है। तो वर्गीस कुरियन कर दो, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ये व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब जो ऑपरेशन फ्लड है इसी से संबंधित है। इसमें क्या किया गया था बच्चों? भारतीय राष्ट्रीय विकास बोर्ड द्वारा इसको शुरू किया गया था, और ग्रामीण एक कार्यक्रम है, ठीक है। ये देखो ये एक प्रकार का ग्रामीण कार्यक्रम है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित है, ठीक है, ग्रामीण कार्यक्रम। और इसको जो शुरू किया गया था भारतीय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। देखो शुरू किसने किया गया था? ये भारतीय राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा, विकास बोर्ड के द्वारा इसको क्या किया गया था बच्चों, इस रेवोल्यूशन को शुरू किया गया था। ध्यान रखना है इसको, ठीक है, कौन से, ऑपरेशन फ्लड को। इसमें क्या होता था बच्चों, ग्रामीण सहकारी समितियों के द्वारा क्या किया जाता था, ये जो श्वेत क्रांति इसमें बहुत महत्वपूर्ण उनकी के द्वारा की गई थी बच्चों, विशेषताएं थी, ठीक है। देखो अब ये किसमें, इसमें क्या किया गया था, ग्रामीण, देखो नोट करके लिखो, इस क्रांति में ग्रामीण सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे होगी, क्योंकि एक कमिटीज बनाई बच्चों, कोऑपरेटिव, उसमें लोग मिले, आपस में एक हुए, किसानों ने जो दूध का क्या किया था, अपने आप में जो दूध मिला था, जो प्रोडक्शन हुआ था, उसको एक इन समितियों के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाया जाता था। समिति दूध खरीदती थी, उसके बाद उनको उचित मार्केट प्रोवाइड कराती थी, उचित जगह बेचती थी, किसानों की आय बढ़ी। यानी भारत को क्या हुआ, पहले क्या था, दूध का उत्पादन तो होता था, एक निश्चित मार्केट नहीं था, मतलब उसको प्रॉपर एक वो नहीं मिला था मीडियम, कि उस क्षेत्र में हम कैसे आत्मनिर्भर बने। अब किसान ने जो है अपने मवेशी पाले, उनसे दूध का उत्पादन हुआ, उसका उसको प्रॉपर मार्केट नहीं मिला, ज़्यादा भी उत्पादन करने से डरता था, क्योंकि दूध वगैरह तो ऐसी चीज़ है, सेंसिटिव चीज़ है, एक दिन से ज़्यादा आप उसको रख नहीं सकते, 2-4 घंटे 3-4 घंटे में फटने लग जाता हो। तो उनके पास कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी, उनके पास प्रॉपर उसको स्टोरेज करने, भंडारण की क्षमता नहीं थी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का उनके पास मीडियम नहीं था। तो उसके बाद जब ये ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ, तो इन सब की जो समस्याएं थी उसको दूर करने का इसमें प्रयास किया गया था, एक प्रॉपर मार्केट उनको देने की कोशिश की गई थी, ठीक है। इसमें जो विशेषताएं थी बच्चों श्वेत क्रांति की, पशुपालन के नए तरीके अपनाए गए, कैसे हम जो पशुपालन है उसको नए नए तरीके से अपनाएं, साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार के जो अनुपात हैं, उसी अनुपात में उनको फीड सामग्री दी गई, किसको, पशुओं को, ठीक है, यानी उनको जो खाने के लिए सामग्री दी ताकि उससे ज्यादा दूध का उत्पादन किया जा सके, यानी विभिन्न अनुपात में फीड सामग्री उपलब्ध कराना, पशुपालन के तरीकों को बदलना, इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें लिखो विशेषताएं क्या थी, इसमें पशुपालन के नए तरीके अपनाना, ठीक है। इसमें क्या विशेषताएं थी, पशुपालन के नए तरीके अपनाना, पहला लिखो पशुपालन के नए तरीके अपनाना, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड विशेषता इसकी थी बच्चों, इसमें विभिन्न अनुपातों में फीड सामग्री उपलब्ध कराना, जो पशुओं को खिलाते हैं ना, उनका वो अलग अलग रेशियो में होगा, विभिन्न अनुपात में फीड सामग्री, यानी जो उनकी खाने की चीजें होती हैं, ठीक है, उपलब्ध कराना, किसको, पशुओं को, ठीक है, ताकि उनसे अच्छी खासी मात्रा में दूध का उत्पादन किया जा सके। ये इसकी विशेषताएं थी। ये बच्चों बेसिकली 3 चरणों में की गई थी, 1970 से 80, 80 से 85 और 85 से 95, ठीक है। तो लिखो श्वेत क्रांति मुख्यतः 3 चरणों में अपनाई गई थी। अब वो नहीं पूछेगा कौन कौन से स्टेप थे। पहला चरण था 70 से 80, दूसरा था 1980 से 85 और तीसरा था 1985 से 95, ठीक है, ये पूछेगा नहीं पेपर में। अभी वर्तमान में सर्वाधिक दूध का जो उत्पादन होता है यूपी में होता है, यूपी और राजस्थान, ठीक है, लिखो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, यूपी और राजस्थान। ये पुराना डेटा भी हो सकता है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाले 3 राज्य आपको ध्यान रखने हैं। हो सकता है कि पहला वाला न पूछ के, क्योंकि देखो दुग्ध श्वेत क्रांति अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि आपको यही पूछे श्वेत क्रांति कब शुरू हुई थी, किस चीज से संबंधित है। हो सकता है कि यही पूछ दे क्वेश्चन, इनमें से सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है, या टॉप 4 कौन से स्टेट हैं। तो वो आप वहां पे फिर वो अपने आप को ब्लेम करते रह जाओगे कि यार मैंने सब कुछ पढ़ा लेकिन यही नहीं पढ़ा, जो उसके करंट डेटा है, जो लेटेस्ट डेटा है कि सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन किस राज्य में होता है, वही नहीं पढ़ा मैंने, फिर पछताओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने होमवर्क में दे दिया। इसके बाद सेकंड आता है बच्चों पीत क्रांति। सेकंड कौन सा दिया उसने सिलेबस में, मैंने नहीं पढ़ा है, इसी सिलेबस में दिया है, ठीक है, मैं अपने मन से नहीं पढ़ा रहा। पीत क्रांति का संबंध था बच्चों खाद्य तिलहनों का उत्पादन, यानी जो ऐसे तेल प्रोडक्ट, यानी ऐसे ऑयल जिसको हम खाने में यूज करते हैं, यानी खाद्य तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने से इसका संबंध था, ठीक है। खाद्य तिलहन, तिलहन मतलब तेल वाली फसल, ठीक है, तिलहन उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित, उत्पादन बढ़ाने से संबंधित थी पीत क्रांति, ठीक है, यानी तिलहन का प्रोडक्शन इसमें बढ़ाना था। और बेसिकली इसमें जो लिया गया था सरसों और तिल उत्पादन को इसमें सम्मिलित किया था, ठीक है। मुख्यतः लिखो इसमें ब्रैकेट में, मुख्यतः सरसों व तिल उत्पादन को इसने बढ़ाना था,
इस वाली क्रांति में, ठीक है, इस रेवोल्यूशन में उत्पादन को मतलब बढ़ाना था। कौन से? दो चीज, सरसों और तिल। इसकी जो शुरुआत मानी जाती है बच्चों 1986 और 87 के आसपास के ईयर्स इसको मानी जाती है, और इसका जनक माना जाता है सैम पित्रोदा जी को, ठीक है, जनक इसको कहा जाता है इसका सैम पित्रोदा। भारत में पीत क्रांति का जनक सैम पित्रोदा, इनको क्या माना जाता है? इसका जनक माना जाता है, ठीक है, किसको? ये पीत क्रांति का। इसमें क्या था बच्चों? बेसिकली 9 तिलहन प्रोडक्ट थे जिनको हमने क्या करना था? बढ़ाना था, ठीक है। तो लिखो, इस क्रांति में 9 मुख्यतः 9 तिलहन उत्पादों का बढ़ाना था, ठीक है। तो 9 तिलहन कौन कौन से शामिल की गई? मूंगफली शामिल की गई, सरसों शामिल किया गया, तिल शामिल किया गया, सूरजमुखी शामिल किया गया, अरंडी शामिल किया गया। तो इस प्रकार के जो बेसिकली 9 तिलहन थे उसको शामिल किया गया। तो लिखो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, तिल, ठीक है। लिखो मूंगफली, मूंगफली क्योंकि इससे भी तेल निकलता है, ठीक है, सरसों, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल, सोयाबीन, अरंडी। इसके अलावा कौन से हैं? देखो मूंगफली, सरसों, तिल, सोयाबीन, अरंडी। इसके अलावा लिखो कुसुम हो गया बच्चों, सूरजमुखी हो गया। इसके अलावा नाइजर और अलसी, ठीक है, नाइजर, अलसी, नाइजर है, अलसी है, कुसुम, ठीक है। बेसिकली ये थे, यानी मूंगफली, सरसों, तिल, सोयाबीन, अरंडी, नाइजर, अलसी, कुसुम और सूरजमुखी, ठीक है। ये 9 तिलहन जो थे, इनका क्या करना था बच्चों? बेसिकली इनका उत्पादन बढ़ाना था, ठीक है। ये कर दो। तो इन 9 तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने क्या शुरू कर दी बच्चों? पीत क्रांति, ठीक है। इसी क्रम में हमारे देश में तेल प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया 1986 से, ठीक है। तो लिखो तेल प्रौद्योगिकी मिशन। तेल प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत हुई थी 1986 में। अब आप कहोगे सर ये कैसे बढ़ाया होगा? इसमें क्या किया बच्चों? इसमें जो तिलहन का उत्पादन था, जो बीज थे, इसमें सरसों व तिल के बीजों का क्या किया गया था? समावेशन किया गया था, ठीक है। ये जो सरसों है, संश्लेषित सरसों है, उसमें मतलब सरसों है, इसके अलावा संकर सरसों बोलते हैं उसको, ठीक है, हाइब्रिड टाइप का जिसको बेसिकली बोल सकते हैं आप। इसके अलावा तिल है, उनका आपस में मिक्सचर किया, या उनको मतलब बीज के रूप में उनको बेहतर तरीके से उनका यूज किया गया, तो अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसके बाद इसमें पीत क्रांति का क्या किया गया था? बढ़ाया गया था। अब यहां पे से देखो, अब सिलेबस में क्या लिखा है? पीत क्रांति लिखा है। पीत क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। जैसे दुग्ध वाला बताया ना, ऐसे ही होमवर्क क्या होगा? देखो, भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य, तिलहन, ये तो खुद करोगे ना। अब यार एक चीज बताओ, आप लोग पढ़ रहे हो, क्या मैं फैक्ट लिखा हूं कि भारत में सबसे ज्यादा तिलहन इस राज्य में होता है? ये सबसे, तिलहन में भी कौन से? स्पेशली मूंगफली सबसे ज्यादा कहां होती है, ठीक है, सूरजमुखी, सरसों, तिल, ठीक है, और कौन सा था? मूंगफली, सूरजमुखी, सरसों, तिल, अरंडी वगैरह तो छोड़ देना है, ठीक है। ये बेसिकली 3-4 चीज हैं। तो इन 3-4 चीजों का आप सबसे ज्यादा उत्पादन किन राज्यों में होता है वो चेक कर लोगे स्पेशली, ठीक है। तो इसके बाद देखो बच्चों, साथ ही साथ आता है तीसरी जो क्रांति थी, उसका नाम सिलेबस में उसने लिखा हुआ है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, हरित क्रांति। इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है बच्चों? देखो, हम स्वतंत्र हुए क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया था? हमारे देश की कृषि अर्थव्यवस्था को बहुत धक्का पहुंचाया था। कोई सपोर्ट ही नहीं मिला था ब्रिटिश काल में, ठीक है। जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं था, सब इधर उधर तितर बितर थी, किसी के बड़े बड़े भूखंड थे, किसी का कुछ था ही नहीं। अगर किसान खेती भी करता तो ना सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, न उन्नत किस्म के बीज उनके पास उपलब्ध थे, न उनके पास कीटनाशक उपलब्ध था, न अच्छे प्रकार के उनके पास क्या थे जो अपने आप में केमिकल वगैरह होते, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो भारत क्योंकि वैश्विक स्तर पे एक डिपेंडेंट कंट्री बन रहा था, दूसरे देश से हमें क्या करना पड़ा था? आयात करना पड़ा था। क्या? चावल, गेहूं, ये जितना भी खाद्यान्न फसल होती है। तो इस चीज को कैसे हम रोकें, कैसे इस चीज से हम लोग बचें? तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, या खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तो इसमें कैसे करना था? उच्च उपज वाली जो किस्म के बीज थे, यानी हाई यील्डिंग जो अपने आप में सीड्स होती हैं, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो होती हैं, उनका प्रयोग करके और कीटनाशकों का प्रयोग करके भारत को खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, इसका बेसिक उद्देश्य था। अब आप कहोगे कैसे खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बनेगा, तो लिखो HYV सीड से, यानी HYV बीज के प्रयोग से, HYV बीजों कीटनाशक बेहतर सिंचाई आदि से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, ठीक है। अब HYV क्या होता है बच्चों, उच्च किस्म के जो बीज होते हैं, यानी उच्च उपज वाली किस्म के बीज, यानी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स बोलते हैं, ठीक है, यानी उच्च उपज वाली बीज बोलते हैं इसको, ठीक है, उच्च उपज वाले किस्म के बीज, इनका प्रयोग करना था और इनके प्रयोग से हमें क्या करना था, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होना था। इसीलिए भारत में क्या की गई थी, हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसका फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में किसको कहते हैं, लिखो, इसमें लिखो जनक, जनक कहाँ, विश्व में, ठीक है। जो विश्व में हरित क्रांति का जनक है बच्चों, नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है, देखो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, यहां तक है, HYV अलग है, यहाँ बोरलॉग तक कर लो इसको, बोरलॉग ये अलग हो गया, ठीक है, HYV। नॉर्मन बोरलॉग क्या है, यहाँ पे जनक है, कहाँ पे, विश्व में, किस चीज के, हरित क्रांति के। जबकि भारत में इसके जनक कौन है, M स्वामीनाथन, ठीक है। हाल ही में इनका निधन हुआ है, करंट अफेयर की कल की क्लास में चेक कर लेना। भारत में इनके जनक कौन है बच्चों, M स्वामीनाथन, कल ही मैंने पढ़ाया था, ठीक है, इनका देहांत भी हो गया है, निधन हो गया है, तो ध्यान रखना है इसको, ठीक। इसकी जो शुरुआत हुई थी भारत में बच्चों, ये शुरू हुआ था 1966-67 के फाइनेंशियल ईयर में, ग्रीन रेवोल्यूशन, और ये सब चीजें इसमें प्रयोग करनी थी, ठीक है। इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या थे, क्या हम कैसे करेंगे कि हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो, इसमें था उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास की एक उचित मात्रा थी, इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं का बेहतर प्रयोग करना, साथ ही साथ रासायनिक कीटनाशक होने चाहिए और जीवाणुनाशी होने चाहिए, इसके अलावा रासायनिक खरपतवार नाशक होने चाहिए, साथ ही साथ साख मतलब किसानों को साख मिले, क्रेडिट मिले, अर्थात लोन मिले, उनको भंडारण, यानी वो कैसे उस चीज को स्टोर करें अगर वो उत्पादन करते भी हैं, तो इसके मुख्य घटक लिखो आप पहले, कंपोनेंट्स क्या थे इसके, ठीक है, घटक कौन कौन से हैं, हरित क्रांति के प्रमुख घटक कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला लिखो उच्च किस्म के बीज, पहला क्या लिखोगे, उच्च किस्म के बीज, यानी हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स, ठीक है, बेहतर किस्म के। दूसरा लिखो नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास की उचित मात्रा का प्रयोग, यानी रासायनिक उर्वरक, किसानों को रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराना था, रासायनिक उर्वरक यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की निश्चित मात्रा, ऐसे लिखो, ऐसे कंफ्यूज होगा, नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटास की निश्चित मात्रा का प्रयोग, पोटास का निश्चित अनुपात लिखो, ठीक है, किस किस अनुपात में आप डालोगे इसको अपने खेतों में, इसका प्रयोग करके खाद्यान्न को बढ़ाना था, ठीक है। इसके अलावा लिखो बच्चों सिंचाई सुविधाओं का बेहतर प्रयोग, इसका सिंचाई के बिना आप अच्छी कृषि नहीं कर पाओगे। फोर्थ लिखो बच्चों रासायनिक कीटनाशक एवं जीवाणुनाशक, ठीक है, यानी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, कीड़ा लग जाता नहीं तो फसल में, रासायनिक कीटनाशक व जीवाणु का प्रयोग, जीवाणुनाशी का प्रयोग करोगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों रासायनिक खरपतवार नाशक प्रयोग करोगे, लिखो खरपतवार नाशक, यानी रासायनिक खरपतवार नाशक का प्रयोग, ठीक है। इसके अलावा लिखो साख भंडारण, विपणन और वितरण, ठीक है। सिक्स लिखो साख मतलब क्रेडिट, जो किसानों को पैसा मिलता है, लोन वगैरह, ठीक है। साख भंडारण यानी खेती से उत्पादन किया कहाँ स्टोर करोगे, खराब ना हो जाए। इसके अलावा विपणन, एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए मार्केट,
वितरण, ग्राहक, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इस सब चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। कैसे किसानों को अच्छी ये सब चीज़ें लेने के लिए आप कहाँ से लाएगा उच्च किस्म के बीज, आपको पैसा चाहिए क्रेडिट के साथ, कैसे लोन ले, कैसे उधार ले, रासायनिक उर्वरक कहाँ से लेगा इतने महंगे महंगे, ठीक है, सिंचाई सुविधाओं को कैसे बेहतर करेगा। तो अगर उत्पादन सब पैसा इसमें लगा दिया, चलो क्रेडिट मिल गया उसको, इसको चुकाने के लिए अगर भंडारण नहीं होगा, खराब नहीं हो जाएगी उसकी फसल, तो भंडारण होना चाहिए, विपणन, मार्केट होना चाहिए उसको एक जगह से दूसरे, और कैसे उसको वहां तक पहुंचे, वो वितरण, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे, ठीक है, ये भी इसका एक कंपोनेंट था। इसके अलावा जो कृषि भूमि का मशीनीकरण, बिना मशीनों के कैसे आप करोगे कृषि, ठीक है, कृषि भूमि का मशीनीकरण, ये आपके कहते हैं इसके कंपोनेंट्स है, किसके, ग्रीन रेवोल्यूशन के, हरित क्रांति के। इसके बाद बच्चों कारक आता है, इसमें आखिर क्या कारक थे कि हमने हरित क्रांति शुरू की, ये तो खुद बना दोगे। नियमित अकाल था बच्चों, उससे पहले जब आप ब्रिटिश शासन पढ़ोगे, भारत में अकालों की एक लंबी श्रृंखला देखने को मिलेगी। खाद्यान्न का उत्पादन होता नहीं था, सभी लोग कृषि पे डिपेंड थे और खाद्यान्न उतना होता नहीं था, तो नियमित अकाल पड़ते थे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा है बच्चों, संस्थागत वित्त का अभाव था, लोग उधार लेना चाहते थे, कृषि अगर बेहतर भी करें तो एक ऐसा उनको फाइनेंस मिलता ही नहीं था जो एक प्रॉपर चैनल से हो, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो। पैसा अगर उनको उधार भी मिलेगा तो साहूकार, जमींदार, ये लोग उनको देते थे, तो उनको वैसे ही क्या करते थे, किसान जो था कर्ज में डूबा रहता था। इसके अलावा बच्चों कम उत्पादकता होती थी, इसी के लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को शुरू किया, ठीक है। तो कारक क्या थे इसमें, हरित क्रांति के कारक लिखो। कारक क्यों मतलब हमने शुरू किया, नियमित अकाल, दूसरा संस्थागत वित्त का अभाव, संस्थागत वित्त का अभाव मतलब पैसा नहीं था, ठीक है। इसके अलावा जो है बच्चों क्या लिखोगे, कम उत्पादकता। कम उत्पादकता का मतलब अगर उत्पादन ही नहीं होगा तो खाओगे क्या, कम उत्पादकता। इन सब चीजों को देखते हुए हमने क्या किया बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन को शुरू किया, ठीक है। इसके बाद इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं बच्चों, इसका प्रभाव नेगेटिव भी पड़ा है, पॉजिटिव भी पड़ा है, ठीक है। तो कैसे प्रभाव पड़ा, देखो प्रभाव लिखो, एक लिखो आप सकारात्मक, कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या पॉजिटिव हुआ, दूसरा लिखो नकारात्मक। सकारात्मक क्या था बच्चों, खाद्य सुरक्षा मिली, खाद्य वितरण हुआ, इसके अलावा उन्नत कृषि आय हुई, इसके अलावा कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ, ठीक है। देखो एक तो खाद्य सुरक्षा, यानी अब आदमी भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि प्रोडक्शन इतना होता है कि गाँव सर कुछ नहीं भी इंसान कर रहा तो सरकार उसको 2 रुपये 3 रुपये किलो चावल वगैरह दे ही देती है, तो खाद्य सुरक्षा मिली हमें, ठीक है। इसके अलावा खाद्य का इजिली वितरण हुआ, मिड डे मील ये वो कैसे हो रहा है बताओ, अगर जब हमारे देश में इतना उत्पादन ही नहीं होता तो हम कैसे लोगों को अनाज वगैरह दे पाते, ठीक है। तो खाद्य का वितरण होना शुरू हुआ। इसके साथ साथ उन्नत कृषि आय, जिन किसानों ने इसमें काम किया उनकी आय बढ़ी, ठीक है। उन्नत कृषि आय यानी आपकी कृषि जो इनकम थी वो और क्या होगी, बेहतर हो गई, ठीक है। इसके अलावा कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ, जैसे ट्रैक्टर हो गया, उर्वरक हो गए, ये जहां ये बनते हैं, ठीक है। लिखो कृषि आधारित उद्योगों का विकास, क्योंकि कृषि से ही उद्योग डिपेंड है, ठीक है। अगर कृषि ही नहीं होगा तो उद्योग क्या करेंगे बताओ, मशीनें हैं, ट्रैक्टर हैं, कैसे बनेगा। इसके अलावा जो कीटनाशक वगैरह, उर्वरक वगैरह कर रहे हैं, इन उद्योगों को कैसे डेवलपमेंट होगा इनका, जब तक कृषि डेवलप नहीं होगी तब तक ये नहीं हो सकता है। कई नेगेटिव प्रभाव पड़े बच्चों, इसको नेगेटिव क्या पड़े, एक तो अंतर वैयक्तिक असमानताएं आई, ठीक है। किसान, एक किसान बहुत रईस हो गया, एक किसान बहुत गरीब हो गया, ठीक है। क्योंकि इसका जो धनी किसान था उसने सारे प्रोडक्ट लिए, उसने मशीनें ली, उसने कीटनाशक लिए, उसने रासायनिक उर्वरक लिए, उसने उच्च किस्म के बीज लिए, वो तो संपन्न हो गया। जिसके पास नहीं था, गरीब का गरीब रहा, यानी अंतर वैयक्तिक असमानताएं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चन आता है वैसे ग्रीन रेवोल्यूशन से आएगा तो, ठीक है। पहला नेगेटिव तो ये था। दूसरा इससे क्या हुआ तो क्षेत्रीय असमानताएं, कुछ राज्य ऐसे थे जो ग्रीन रेवोल्यूशन के क्षेत्र में बहुत आगे चले गए, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी मानते हैं, ठीक है। बाकी कुछ राज्य पिछड़े रह गए, एमपी राजस्थान वगैरह, जहां पानी वगैरह उतना नहीं था, ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह। क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न होगी, कुछ किसान आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए, ठीक है। इसके अलावा विषम खेती पैटर्न हो गया बच्चों, खेती का पैटर्न बहुत ज्यादा बिगड़ गया। देखो क्यों, क्योंकि गेहूं और चावल को तो बहुत वो मिला, विषम खेती पैटर्न, अन्य फसल पीछे छूट गई, ठीक है। यानी खेती का पैटर्न जो है वो भौगोलिक रूप से जो है बिगड़ गया, ठीक है। क्योंकि गेहूं चावल तो आगे चले गए, लेकिन जिस चीज को उत्पादन तिलहन दलहन इसकी क्या होने लगी, कमी होने लगी। इसके साथ साथ देखो बचाओ सिंचाई सुविधाओं, सिंचाई से क्या हो गया, जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई, मिट्टी की लवणता, मिट्टी में लवणता की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि सिंचाई साधन लाएंगे तो जल भराव होगा, जल भराव से क्या होगा, फसलों की जड़ों में क्या होगा, पानी ज्यादा टाइम तक टिकेगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। खाने में विषाक्तता उत्पन्न हो गई,
क्योंकि कीटनाशक वगैरह अगर आप यूज करोगे तो उसके बाद उस खाने में कहीं ना कहीं जैविक न होकर दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, ये था आपका आज का पहले दिन का टॉपिक। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।